साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए टुडे सेशन की बात कर लेते हैं। टुडे सेशन में सबसे पहले आपको यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी लास्ट टाइम हमने जो करंट अफेयर आपको कराई थी उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को ये चेक करना है कि लास्ट टाइम वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद टुडे करंट अफेयर, यानी आज की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में रिसेंट एग्जाम्स क्वेश्चन, यानी कि अभी हाल ही में जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं, उन प्रश्नों को सीधे हम एग्जाम पेपर से स्क्रीनशॉट खींच करके ले आए हैं और आपको बताएंगे कि आगामी परीक्षाओं में वे प्रश्न कैसे आ सकते हैं। उसके बाद में स्टैटिक जी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से स्टैटिक जी के अति महत्वपूर्ण है, जिसमें हम पिछले 1 साल के स्पोर्ट्स करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि यूपी पीसीएस जो भी परसों एग्जाम हुआ है संडे को, उसमें कौन सा प्रश्न करंट अफेयर का आया हुआ था स्पोर्ट्स से। उसके बाद होमवर्क, यानी कि डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब देने पर वीडियो के अंत में आपका नाम देखने को मिलता है। तो आज भी एक सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। अक्टूबर 2021 में किस टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है? मुदुमलाई टाइगर कंजर्वेशन, कार्बेट टाइगर कंजर्वेशन, गिर वन बाघ संरक्षण या फिर परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन? आइए देख लेते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है डी, यानी कि परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अभी हाल ही में जो अर्थ गार्जियन अवार्ड है उसको जीता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य के कारागार विभाग ने कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए माई नेशन स्टॉल को स्थापित किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु? आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि तेलंगाना ने अभी हाल ही में जो कैदी लोग होते हैं उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए माई नेशन स्टॉल स्थापित करने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में किस नगर निगम ने जीआईएस मैपिंग के लिए सर्वेक्षण चालू कर दिया है? दिल्ली नगर निगम, श्रीनगर नगर निगम, हैदराबाद नगर निगम या फिर बेंगलुरु नगर निगम? आंसर देख लें। सही आंसर है बी, यानी कि श्रीनगर नगर निगम ने यहाँ पर जो है जीआईएस मैपिंग के लिए सर्वेक्षण शुरू किया है। तो ये लास्ट टाइम के करंट अफेयर थे जो हमने आपको रिवीजन करा दिया। चलिए शुरुआत करते हैं, डिटेल में लेकर चलेंगे 25 अक्टूबर 2021 टुडे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने ग्रामीण शिकायतों के निवारण के लिए प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, बिहार? आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की है। तो चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। राजस्थान सरकार ने एक मेगा अभियान प्रशासन गांव के संग शुरू किया है। यह राजस्थान के दूरस्थ गांवों के लिए लोगों के स्थानीय प्रशासन के 22 विभागों तक पहुंच को सक्षम करेगा। अभियान के तहत विभाग प्रत्येक ग्राम पंचायत में आवेदकों को ऑन स्पॉट समाधान प्रदान करने के लिए शिविर आयोजित करेंगे। अभियान 2 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ है और 17 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे राजस्थान के दूर दराज के जो गाँव हैं जो ऑनलाइन सुविधा तक नहीं पहुँच सकते हैं, अपनी जो उनको असुविधा हो रही है उसको जो नगर निगम के कर्मचारियों तक या फिर सरकार तक नहीं पहुंचा सकते हैं, उनके लिए शुरू किया गया है प्रशासन गांव के संग अभियान। इसमें क्या होगा, जो भी गांव के अधिकारी होंगे, जो मतलब सरकार के अधिकारी होंगे, वो गांव-गांव जाकर के उनकी समस्याओं को सुनेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके निम्नलिखित में से क्या करने का निर्णय लिया है? स्टार मार्क कर लीजिए, आगामी जो भी एग्जाम्स हैं उनमें आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो भी नाम परिवर्तित किए जा रहे हैं वो एनटीपीसी रेलवे जो तुरंत एग्जाम हुआ था उसमें नाम परिवर्तन से बहुत सारे प्रश्न आए थे। तो ये जो भी नाम परिवर्तन हो रहे हैं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन, माँ बाराही देवी धाम रेलवे स्टेशन या फिर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन? तो क्या नाम होगा नया फैजाबाद जंक्शन का? सही आंसर है डी, यानी कि अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन नाम होने वाला है फैजाबाद जंक्शन का। चलिए कुछ जानकारी देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदल करके अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन करने का निर्णय लिया है। 2008 में उत्तर प्रदेश ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था। तो फैजाबाद का नाम तो चेंज होकर के अयोध्या कब हो गया था? 2008 में। लेकिन अभी हाल ही में फैजाबाद जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके अयोध्या कैंट करने का फैसला किया जा रहा है। 2018 में इसका जो है नाम बदला
खोला गया था उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का, ठीक है, याद रखिएगा, 2008 नहीं है। 1874 में खोला गया फैजाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है, 1874 में इसको चालू किया गया था। सरकार ने भी मुगल सराय रेलवे जंक्शन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया था, ठीक है। तो ये तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं, पहले करंट अफेयर हमने कराई थी, तभी आपको बताया था कि मुगल सराय रेलवे जंक्शन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर या फिर 26 अक्टूबर? आइए आंसर देखें। सही आंसर है सी, यानी कि 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। देखिए, जो बौनापन होता है वो जेनेटिक नहीं होता है। बौनापन क्यों हो जाता है कि जब बच्चों को सही खाद्य या फिर पोषण जो नहीं मिल पाता है, तब वे कम लंबाई का शिकार होते हैं। इसीलिए आंगनवाड़ी में जो है विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं कि बच्चों की लंबाई कम ना हो, ठीक है। जिसके लिए आपको भी ध्यान देने की जरूरत पड़ती है कि बच्चों का उचित पोषण होगा तो उनकी लंबाई कम कभी नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि जो बौनापन है वो एक जेनेटिक बीमारी बिल्कुल नहीं है, ये पोषण की कमी की वजह से होती है। अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस हर साल 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन एंकोड्रोप्लासिया के जागरूकता को बढ़ाता है, एक हड्डी विकास विकार जो बौनापन के कारण बनता है। तो ये जो है, ये जो बीमारी है वो बौनापन का रीजन बनता है, जिसकी वजह से जो बौनापन होता है। देखिए, 20 साल तक लंबाई बढ़ती रहती है अगर आप कोशिश करेंगे तो। दौड़ कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए तो लंबाई बढ़ती रहती है 20 साल तक, ठीक है। तो कम से कम आपको 20 साल तक योगा व्यायाम जरूर करना है अगर आप बौनापन से छुटकारा पाना चाहते हैं। अपने बच्चों को भी ये बोलना है, ठीक है ना। यह हर 15,000 में से 40,000 जीवित जन्मों में से एक होता है, ठीक है। तो लगभग मतलब एक लोगों को हो जाता है, 40,000 जो भी जीवित लोग हैं उनमें से एक लोगों को बौनापन जरूर हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का। 25 अक्टूबर को इस दिवस के रूप में चुना गया था क्योंकि यह बिली बार्टी का जन्मदिवस था, जो एक बौने अमेरिकी अभिनेता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2021 में श्री धन्वंतरी जेनेटिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ़? आंसर देखें। सही आंसर है डी, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने श्री धन्वंतरी योजना शुरू की है। इसमें क्या होगा, तो मेडिकल की जो दवाइयाँ होती हैं जो है वो जो है यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी, जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 अक्टूबर 2021 को श्री धन्वंतरी जेनेटिक मेडिकल स्टोर की शुभारंभ किया है। योजना के तहत उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना के उद्घाटन के दिन राज्य में 84 जेनेरिक दवाओं की दुकानें खोली गई हैं। लोगों को दवाओं की एमआरपी पर 50% से भी लेकर 71% तक की यहाँ पर छूट देने का प्रावधान किया गया है। तो बस आपको इतना याद रखना है, श्री धन्वंतरी जेनेटिक मेडिकल स्टोर कहाँ पर खोले गए हैं। तो याद रखिएगा, ये जो योजना है वो छत्तीसगढ़ सरकार की है। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। रायपुर यहाँ की राजधानी है, न्यू रायपुर, नया रायपुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मतदान केंद्रों को डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश राज्य लघु चुनाव आयोग, ओडिशा राज्य चुनाव आयोग, भारत चुनाव आयोग, राजस्थान चुनाव आयोग या फिर गुजरात चुनाव आयोग? आइए देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि भारत चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है। यानी कि अब आप अपने गरुड़ ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल में, तो आप देख सकते हैं कौन सी जगह पर कौन सा मतदान केंद्र है। इससे क्या होगा कि आप सही समय पर सही मतदान केंद्र पर पहुंच जाएंगे। कब यहाँ पर मतदान शुरू हो रहा है, कब अंत हो जाएगा, कितने लोग हैं वहाँ पर, ये सारी जानकारी जो है वो आपको गरुड़ ऐप के माध्यम से घर बैठे मिल सकती है। भारतीय चुनाव आयोग का ये ऐप है, इसलिए अति महत्वपूर्ण है एमपी पीएससी वालों के लिए, साथ ही साथ में एमपी पुलिस वालों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अक्टूबर में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 15 अक्टूबर विश्व विद्यार्थी दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस और 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण डेज थे अक्टूबर के, रिवाइज करा दिए जल्दी जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं। अगला सेगमेंट है आरआरबी एनटीपीसी यूपी ट्रिपल सीपीटी और एसएससी सीजीएल 2021 में आए हुए प्रश्न। आज हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं 3 मार्च 2021 आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, वीर सावरकर या फिर कुंवर सिंह? सही आंसर है बी, यानी कि बेगम हजरत महल ने लखनऊ से जो आपकी 1857 की क्रांति चल रही थी उसका नेतृत्व किया था। जैसे कि झांसी से किसने किया था, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई ने जो है वो झांसी से यहाँ पर किया था, ठीक है। कुंवर सिंह ने कानपुर से किया था। तो ऐसे बहुत सारे जो है नेताओं ने अलग अलग जगह पर जो है यहाँ पर क्रांति की जो है नेतृत्व किया था, तब जाकर के 1857 की क्रांति हो पाई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
भगवद गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, मैक्स मूलर या फिर कोलब्रुक? सही आंसर है बी, यानी कि चार्ल्स विल्किंस के द्वारा भगवद गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो अंग्रेजी में अनुवाद, फारसी में अनुवाद अक्सर पूछ लिए जाते हैं भारतीय ग्रंथों के, क्योंकि ये एनटीपीसी में पूछे गए हैं और अन्य एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो चार्ल्स विल्किंस जो है वो इसके बिल्कुल सही आंसर है। आपको बता दें यूपीपीसीएस का लगभग 40 से 50% जो हिस्सा है वो करंट अफेयर को कवर करते हुए आया है, जो परसों एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो यूपीपीसीएस में लगभग 50% प्रश्न में जो है करंट अफेयर पूछी गई। तो करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उन जितने भी एग्जाम्स में प्रश्न आए हैं यूपीपीसीएस में, उनको हम जो है आपके जो आपकी इसके बाद में हम इस सेगमेंट के बाद में जो सेगमेंट लेकर के आते हैं, यानी स्टैटिक जीके वाला, उसमें हम यूपीपीसीएस में आए हुए करंट अफेयर के प्रश्नों को भी अब हम कवर करा देंगे। ठीक है ना, और क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, एमपी पुलिस और एमपीपीएससी का एग्जाम आने वाला है। आपको पता है एमपीपीएससी यूपीपीसीएस को फॉलो करता है, तो ये आप मान करके चलिए कि आपके एग्जाम में भी करंट अफेयर के लगभग 40% प्रश्न आएंगे, 40 से 50% प्रश्न। तो करंट अफेयर की क्लास जरूर लेते रहिएगा। बाकी एमपी जीके की क्लास आपकी प्रैक्टिस से दोपहर में 12 बजे आ जाएगी, और एमपीपीएससी वालों के लिए आज शाम को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी करंट अफेयर से रिलेटेड आज शाम को आपको देखने को मिलने वाली है प्रैक्टिस सेट के रूप में। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय फलक की एसआई इकाई क्या होती है? फैराडे, हेनरी, पास्कल या फिर वेबर? सही आंसर है डी, यानी कि वेबर जो है वो चुंबकीय फलक की एसआई इकाई होती है। और विज्ञान की भी प्रैक्टिस सेट हम बहुत जल्दी करके आने वाले हैं। कल आपको यहाँ पर साइंस का भी प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि लगभग 15 से 20 नंबर की साइंस आपके एमपी पुलिस में आती है, और 15 से 20 नंबर की साइंस आपकी एमपी पटवारी और एमपीपीएससी में भी आती है। ठीक है, और साइंस तो हर एक एग्जाम में आती है, चाहे आप एसएससी जीडी वाले हों, चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, साइंस आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए यहाँ पर हम कवर करते हैं स्टैटिक जीकेएस में। आपको बताएंगे कि यूपीपीसीएस में कौन सा प्रश्न स्पोर्ट्स से आया था, जो हम पहले ऑलरेडी आपको करा चुके हैं। वही प्रश्न आपके यूपीपीसीएस में देखने को मिला था। आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है? और यही सेम टू सेम प्रश्न यूपीपीसीएस 2021 परसों वाले एग्जाम में आया है, और ये सारे फैक्ट हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं जब हमने आपको ओलंपिक के बारे में जानकारी दी थी। अवनी लाखेरा ने गोल्ड जीता है, बजरंग पूनिया ने सिल्वर जीता है, टेकचंद पैरालंपिक ओपनिंग के ध्वजवाहक थे, रानी रामपाल हॉकी की कप्तान है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर इसका बी, यानी कि ये वाक्य असत्य है। तो बजरंग पूनिया ने सिल्वर नहीं जीता है, तो बजरंग पूनिया ने क्या जीता है? बजरंग पूनिया एक रेसलर है, इन्होंने ओलंपिक में जो है टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ना कि सिल्वर मेडल जीता है। इसलिए अपना आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बजरंग पूनिया ने यहाँ पर सिल्वर मेडल नहीं जीता है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और यही पूछा गया था, इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है, और सेम टू सेम यही प्रश्न जो है यूपीपीसीएस परसों वाले एग्जाम में आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? लक्ष्य तेरा सामने, कर दे कमाल तू, यूनाइटेड बाय इमोशन या फिर इनमें से कोई नहीं? अब देखिए बहुत से लोग यहाँ पर आंसर गलत लगा करके आएंगे, क्यों? आइए बताते हैं क्यों। सही आंसर इसका सी, यानी कि यूनाइटेड बाय इमोशन जो है वो टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य, या फिर ये कहें कि टोक्यो ओलंपिक का मोटो है। तो सर ये बाकी दो कौन सा है? लक्ष्य तेरा सामने और कर दे कमाल तू, ये तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन मेरे भाई ये टोक्यो ओलंपिक का मोटो नहीं है, आदर्श वाक्य नहीं है, ये टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग है। टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक का ये थीम सॉन्ग है, लक्ष्य तेरा सामने और कर दे कमाल तू। लेकिन अगर आपसे मोटो पूछा जाता है, यानी आदर्श वाक्य पूछा जाता है, तो टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने खेल खेले गए थे? 35, 34, 33 या फिर 32? चलिए आंसर देख लेते हैं, क्या है इसका आंसर। सही आंसर है सी, यानी कि कुल 33 खेल जो है टोक्यो ओलंपिक में खेले गए थे। भारत ने कितने खेलों में भाग लिया था, और 33 खेलों के कितने इवेंट थे, आइए आपको बताते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में कुल 33 खेल खेले गए, जिसमें 339 इवेंट हुए थे। ठीक है, भारत ने कुल 18 खेलों में भाग लिया था। याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक जो है वो 32वें टोक्यो ओलंपिक खेल है। ठीक है, 32वें ओलंपिक खेल है टोक्यो ओलंपिक, ये आपको याद रखना है साथ ही साथ में। आगे बढ़ते हैं। तो कल के प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर है लखनऊ। हमने आपसे पूछा था नवाबों का शहर कौन सा कहा जाता है? सही आंसर लखनऊ। चलिए देखते हैं किस किसने यहाँ पर आंसर दिया है। तो अभिजीता त्रिपाठी ने लखनऊ बताया है, धर्मेंद्र सूर्या ने लखनऊ बताया है, और सर पहले टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दीजिए। बिल्कुल, टेलीग्राम पर पीडीएफ ऑलरेडी पहुंच चुकी है करंट अफेयर की, आप देख सकते हैं। उसके बाद पुरुषोत्तम परमार ने लखनऊ बताया है, मान सिंह बाबर ने भी यहाँ पर यूपी की राजधानी लखनऊ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद मान सिंह जी। उसके बाद प्रदीप दांगी ने लखनऊ बताया है, प्रदीप देहरिया ने भी लखनऊ बताया है, राहुल मालवी ने लखनऊ
बताया है, मालती आर्य ने लखनऊ बताया है। मालती आर्य, थैंक्स सर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर के सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, आपको वहाँ पर हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन करके आप सारी PDF प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में माधव पटेल ने भी यहाँ पर नवाबों का शहर लखनऊ बताया है, रूबी गिरी ने लखनऊ बताया है, मनोज सोनकर ने भी यहाँ पर लखनऊ बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। आइए देखते हैं आज का क्या प्रश्न है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। साथ ही साथ में दोपहर 12 बजे आपको MP GK की प्रैक्टिस सेट देखना नहीं भूलना है, और शाम को 4 से 5 बजे के बीच में MP PSC वालों के लिए और MP पुलिस वालों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जो कि बहुत एग्जाम में ये प्रश्न बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना, तो करंट अफेयर से रिलेटेड सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की वीडियो आज शाम को आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में देखने को मिल जाएगी। तो आज का प्रश्न है, कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है? आपको बताना है कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है, और मतलब कि इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है? सबको पता होता है इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिन चीज़ों से हम कंप्यूटर को बताते हैं, कंप्यूटर के अंदर सूचनाओं को भेजते हैं, वो इनपुट डिवाइस होता है। सर आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो जिन सूचनाओं से कंप्यूटर हमको बताता है, कंप्यूटर अपनी जानकारी हमको देता है, वो आउटपुट डिवाइस होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और लगभग सभी एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जल्दी मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।